हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि 5 टॉपिक से हमने इसे बनाया है। 5 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस और टोटल 25 क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक्स की संख्या को कितना भी हो आप 1000 के पार कर दें। कम से कम 1000 लाइक तो वीडियो पे होना ही चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल वाली घंटी को जरूर दबा दें। इसी को दबाने के बाद आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपके दोस्त ने भी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है और अभी तक उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आप उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल आपकी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा है। और अगर आप सभी वीडियोस को देख के उसको अच्छे से रिवीजन करते हैं तो निश्चय ही आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा और आपको सिर्फ उसके बाद फिजिकल की तैयारी में लगे रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी का ये क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं, तो मैं आपको डिटेल और एक्सप्लेनेशन करता चलूँगा। आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करते चलें। क्वेश्चंस का नंबर के साथ आप आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अगर इसका क्वेश्चन है तो आपको क्या आंसर करना है, तो 1A 1B 1C क्या होगा, ऐसा आंसर इस तरह से आप अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चिन्नी, तिब्बती। क्या है ये? हिंदी के इतिहास से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार सरप्राइज के तौर पे डाले जाते हैं, तो इसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन गए तो आप वहाँ पे सरप्राइज ना हो, शॉक ना हो, आप वहाँ पे अच्छा मार्क्स ला पाएँ। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी है आपको भारोपीय परिवार की भाषा। अब भारोपीय क्या होता है? तो भारोपीय जो है वो भारत और यूरोप का मिक्सचर है। भारत और यूरोप को मिला के भारोपीय भाषा बनाया गया है और ये बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी भाषा परिवार है, जिसमें आपको अंग्रेजी भी आती है, रूसी भी आती है, जर्मन भी आती है और जो प्राचीन फारसी थी वो भी आती है और हिंदी तो आ ही रही है। यानी कि बहुत सारी भाषाओं का इसमें समागम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम आगे अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अथवा बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है यहाँ पे कन्नौजी, बांगड़ू, अवधी या तेलुगु। क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए कन्नौजी, बी बांगड़ू, सी अवधी या डी तेलुगु। कौन सी भाषा हिंदी बोली या हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। दोस्तों, हिंदी जो भाषा है इसकी बहुत सारी उपभाषाएं हैं, बहुत सारी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार एक हिंदी भाषी स्टेट है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलर यानी कि जो एक्यूरेट हिंदी होता है वो नहीं बोला जाता। बिहार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, कहीं मैथिली, कहीं भोजपुरी, कहीं मगही। तो ये सब जो भाषाएं हिंदी की ही उपभाषाएं हैं और हिंदी की उपभाषाओं में बहुत सारी भाषाएं आती हैं। 3 तो आपके सामने दिख ही रही हैं, कन्नौजी, बांगड़ू, अवधी। इसके अलावा ब्रज भाषा, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी की उपभाषाओं में आती हैं। वहीं अगर हम तेलुगु की बात करें तो तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है और इसकी जो लिपि है वो तेलुगु लिपि ही कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? आपको तो जानकारी होगा ही कि देवनागरी भाषा में हम हिंदी और संस्कृत को लिखते हैं। इसके अलावा और भी एक भाषा है जिसे हम देवनागरी में लिखते हैं। कौन सी वो भाषा है आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है आपके सामने गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी या डी सिंधी। इसमें से किसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हम लिखते हैं मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में। मराठी भाषा को हम देवनागरी, अगर आपने कभी मराठी लिखा हुआ देखा होगा तो आप उनके वर्ड्स को आसानी से पढ़ लेंगे। भले आप समझ ना पाएँ लेकिन आप उसे पढ़े आसानी से सकते हैं। वहीं अगर हम गुजराती भाषा की बात करें तो ये गुजराती लिपि में लिखी जाती है। गुजराती लिपि में गुजराती और कच्छी 2 भाषाएं होती है, इन दोनों को इसी में लिखा जाता है। और उड़िया को ओड़िया लिपि में
लिखा जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और सिंधी को हम अरबी लिपि में लिखते हैं, अरबी फारसी लिपि। सिंधी की बहुत सारी भाषाएं जो वो अरबी से मिलती जुलती हैं, तो अरबी लिपि, लेकिन इसका पूरा नाम अरबी फारसी लिपि है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे पंख, आतंक, तिमिर या घन। क्या होगा सही आंसर, आपको कमेंट करके बताना है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंख, आतंक, तिमिर या घन। ए, बी, सी, डी में सही आंसर क्या होगा? तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अंधकार का उचित पर्यायवाची शब्द है तिमिर। अंधकार का उचित पर्यायवाची शब्द तिमिर जो है वो सही है। चलिए देखते हैं आगे हम अपना क्वेश्चन अगला कि निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे दिवावसन, देहावसन, देहांतर या आमरण। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवावसन, देहावसन, देहांतर या आमरण। आपको कमेंट करके बताना है कि निधन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दिवावसन, देहावसन, देहांतर या आमरण। ए, बी, सी, डी में तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा देहावसन। देह जोर आवसन जो है यानी कि देह का अंत होना निधन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए देखते हैं हम आगे अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण, किरण जो निकलती है जिसे हम रे अंग्रेजी में कहते हैं, रे का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द यहाँ पे? अंशु, प्रकाश, रश्मि या फिर म्यूख। रे, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंशु, प्रकाश, रश्मि, म्यूख। क्या होगा सही आंसर? आप जल्दी से कमेंट करें। ए, बी, सी, डी लिख के आप फटाक से कमेंट करें। 6A, 6B, 6C या फिर 6D। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है लाइट, और यहाँ पे रे ये अलग चीज़ें हैं, इसीलिए ये अलग है। बाकी अंशु, रश्मि और म्यूख जो है ये पर्यायवाची शब्द हैं किरण की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम 7वां क्वेश्चन। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्या है समानार्थी शब्द? नियति का। नियति का समानार्थी या पर्यायवाची आप जो भी कह लें, आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है चरित्र, स्वभाव, कर्म या फिर भाग्य। क्या होगा सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। ए चरित्र, बी स्वभाव, सी कर्म और डी भाग्य में सही आंसर क्या है? 7A, 7B, 7C या 7D करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो नियति का जो सही आंसर है, उचित समानार्थी शब्द है, वो हो जाएगा भाग्य। नियति का भाग्य उचित समानार्थी शब्द है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन आपके सामने है ए बादल, बी कल्पवृक्ष, सी कुबेर या डी चपला। जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं 8A, 8B, 8C या फिर 8D करके। तो अलंकेश जो है पर्यायवाची शब्द है कुबेर का। कुबेर को हम अलंकेश भी कहते हैं। कुबेर को हम अलंकेश भी कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम अपना अगला क्वेश्चन कि असुर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। यानी कि यहाँ पे 3 असुर के पर्यायवाची शब्द हैं और एक जो है वो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा वो शब्द है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दनुज, दानव, दैत्य या फिर यक्ष। ए दनुज, बी दानव, सी दैत्य, डी यक्ष में असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से आप 9A, 9B, 9C, 9D करके कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यक्ष। यक्ष जो है ये आपको असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा दनुज, दानव और दैत्य ये तीनों के तीनों असुर के पर्यायवाची शब्द ही होते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। और यहाँ पे जो ये व्यक्तिक है ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है या फिर सही तरीके से लिखा हुआ है, जो भी है आपको इसका सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन आपको चूज करना है कि क्या होगा सही व्यक्तिक लिखा हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, आप 10A, 10B, 10C या 10D करके आंसर कर सकते हैं। किस तरीके से हम व्यक्तिक को सही लिख पाएंगे? जो यहाँ पे व्यक्तिक आप इसीलिए सेंटेंस में यूज करके बताया गया है कि कौन सा सही तरीके का लिखा हुआ व्यक्तिक होगा। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हम देश सेवा की मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक या फिर
जो खुद के ऊपर जो कष्ट आता है उसकी परवाह नहीं की, तो वो सही यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वर्तनी से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसे आप अच्छे से कर लें। इसीलिए हम हर सेट में, जितने भी सेट हम लाते हैं उसमें वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन लाते ही लाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे का आपको एक ब्लैक बटन दिख रहा होगा, जिसको जो थंब का होगा उसे आप अगर नीला कर देते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। और अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1000 लाइक्स कम से कम आप कर दें। अगर हमारा 1000 लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी काफ़ी मोटिवेटिंग होगा कि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे वीडियोस लेके आते रहें। चलिए देखते हैं हम इसमें कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा इसमें है, ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन या अतिरंजित, इसमें से सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 11A, 11B, 11C या फिर 11D, क्या होगा सही आंसर, आप कमेंट करें। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो अतिरंजित जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके अलावा अतरंगन, अति आवश्यक और क्रियान्वयन जो है ये तीनों की तीनों गलत वर्तनी है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अगला देखते हैं हम 12th नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। यहाँ पे ताम, उच्चारण, इत्यादि और मुंह, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, कौन सा वर्ड सही तरीके से लिखा हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 12A, 12B, 12C और 12D करके आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करें। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्र में 12th का सही आंसर हो जाएगा ताम्र, ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम फिर से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही चुनना है। ऑप्शन यहाँ पे है सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत और कृति। क्या होगा सही आंसर, आपको 13A, 13B, 13C और 13D के फॉर्म में कमेंट करना है। तो जल्दी से आप कमेंट कर दें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत। तो 13th नंबर का 13वां क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर सी, स्रोत। चलिए देखते हैं आगे हम अपना अगला क्वेश्चन, कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से आपको बताना है कौन है। ऑप्शन यहाँ पे है बहुत, उन्नति, ऊंचाई या उभय। क्या होगा सही आंसर, ये आप कमेंट करके बताएं। ए, बी, सी, डी 14 लगा के, ए 14A, 14B, 14C, 14D में क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम आंसर की बात करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा उन्नति। उन्नति जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब गलत हैं। चलो देखते हैं आगे हम अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। यहाँ पे परीक्षा को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, तो क्या होगा सही आंसर, ये आप कमेंट करेंगे। 15A, 15B, 15C, 15D करके। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो बी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का बी करेक्ट वर्तनी है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए देखते हैं आगे हम 16। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। विलोम शब्द की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड करी हुई है, अप्रॉक्स 600 से ज़्यादा, और उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी हमने उसमें डाले हुए थे 25-25 क्वेश्चन के। तो इसीलिए अब हम 25-25 क्वेश्चन ना करके 5-5 क्वेश्चन का सेट लाते हैं, ताकि हर एक वीडियो में हर चीज़ को कवर किया जा सके, क्योंकि समय कम है और हमें तैयारी अच्छे से करनी है, रिवीजन अच्छे से करना है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कठिन, कृपण, कृतघ्न और करुण। क्या होगा कृतज्ञ का विलोम शब्द। 16A, 16B, 16C, 16D करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और जो उपकार ना माने उसे हम कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, उपकार ना मानने वाला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, विपत्ति का विलोम शब्द क्या है। विपत्ति का विलोम शब्द क्या है, 17th नंबर क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है समृद्धि, हर्ष, आपत्ति या संपत्ति। क्या होगा सही आंसर, ये आपको कमेंट करना है। विपत्ति का सही विलोम, ऑप्शन आपके सामने है समृद्धि, हर्ष, आपत्ति और संपत्ति। 17A, 17B, 17C और 17D करके आप कमेंट करें। तो विपत्ति का जो सही
विलोम होगा वो होगा संपत्ति। विपत्ति का सही विलोम संपत्ति हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 18। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पे अराग, वैराग्य, विराग या वितराग। अनुराग का सही विलोम क्या होगा? ए अराग, बी वैराग, सी विराग या डी वितराग। क्या है सही आंसर? 18A, 18B, 18C या 18D? आप कमेंट करें। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा अनुराग का सही विलोम, तो ये हो जाएगा विराग। अनुराग का सही विलोम हो जाएगा विराग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिण का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिम, पूरब, वाम या दायां। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप कमेंट करें। ए पश्चिम, बी पूरब, सी वाम या डी दायां। 19A, 19B, 19C, 19D करके आप कमेंट करें। तो यहाँ पर अगर हम दक्षिण के सही विलोम की बात करें तो वाम जो है वो हो जाएगा क्या? सही विलोम दक्षिण का। दक्षिण का एक अर्थ होता है दाहिना, दाहिना, और दूसरा अर्थ होता है बाम, मतलब कि बायां। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे हम 20th नंबर क्वेश्चन। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आपके सामने है प्रत्यक्ष, स्थूल, दृष्टव्य या अपरोक्ष। क्या होगा सही विलोम परोक्ष का? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। ए प्रत्यक्ष, बी स्थूल, सी दृष्टव्य और डी अपरोक्ष में से। आप 20A, 20B, 20C, 20D करके कमेंट करें तो क्या होगा सही आंसर? तो ये परोक्ष का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का सही विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। चलिए देखते हैं आगे हम अपना अगला क्वेश्चन कि अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? ना जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर अभिज्ञ का? ये आपको कमेंट करना है। ए ना जानने वाला, बी जानने वाला, सी कम जानने वाला या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें अभिज्ञ का, तो यहाँ पे हो जाएगा जानने वाला। जो जानने वाला होता है उसे हम अभिज्ञ कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन कि निर्गुण, निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण का अर्थ क्या निकलता है? ऑप्शन है जो सत्वगुण, रजगुण और तमगुण तीनों से परे हो, जो सत्वगुण, रजगुण और तमगुण तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो या जिसका कोई मूल ना हो। क्या होगा इसमें सही अर्थ? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है इसका ऑपोजिट है। एक शब्द का आपको अनेक शब्द बताना है। तो क्या होगा निर्गुण का सही अर्थ? आपको कमेंट करना है। ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से परे हो। चलिए देखते हैं आगे हम 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd है जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो, जिसकी गणना ना की जा सके। क्या कहलाएगा वो वर्ड? गण्य कहलाएगा, नगण्य कहलाएगा, असंख्य कहलाएगा या अधिगण्य कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जो गणना योग्य ना हो। गण्य, नगण्य, असंख्य या अधिगण्य। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप कमेंट कर दें। ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी में से जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक वर्ड क्या है? तो वो एक वर्ड है यहाँ पे असंख्य, जिसे हम, जिसकी संख्या ना पता चल सके, जिसे हम गिन ना सकें। चलिए देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या सूक्ष्म दृष्टा। दूर की सोचने वाला के लिए सही आंसर क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? आप कमेंट करें जल्दी से। तो सही अर्थ हो जाएगा दूरदर्शी। दूरदर्शी हो जाएगा सही अर्थ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इसका अर्थ नगण्य होगा। यहाँ पे जो गणना योग्य ना हो, नगण्य, न जोर गण्य, यानी कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। गलती से मैंने आपको असंख्य बता दिया था। चलिए देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो गणना योग्य ना हो नगण्य कहेंगे, असंख्य नहीं, नगण्य। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके।
क्या है सही आंसर अज्ञेय वाक्यांश के लिए, यानी कि अज्ञेय जो एक शब्द है इसके लिए अनेक शब्द क्या होगा? जिसे देखा ना जा सके ऑप्शन नंबर ए, जिसे सुना ना जा सके ऑप्शन नंबर बी, जिसे जाना ना जा सके ऑप्शन नंबर सी, या जिसे रोका ना जा सके ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम अज्ञेय शब्द के सही वाक्यांश की बात करें तो सही वाक्यांश हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके लिए 25 क्वेश्चंस हिंदी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कर दें। साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्होंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है या जिन्हें देना है उनके लिए। और अगर आपकी हिंदी में कोई और स्टेट की एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होंगी। जैसे अभी एग्ज़ाम हो रही थी यूपी पुलिस की, इसके अलावा राजस्थान पटवारी के भी एग्ज़ाम है, तो इन सब में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी को दबा दें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाली जो नीचे में सब्सक्राइब लिखी है उसे दबा दें और उसके बाद बेल वाली घंटी को भी दबा दें, इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आप अभी के लिए अलविदा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।